हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स के साथ। तो पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द डे। 15 अक्टूबर को हमने मिस किए हैं 3 दिन, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। 15 अक्टूबर को एक हम पहले मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। जितने भी रूरल एरिया की वुमेन होंगी उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है रूरल डेवलपमेंट में या ओवरऑल डेवलपमेंट में, वो इस दिन की मेन पर्पज़ रहता है उसको हाईलाइट करने का। और थीम क्या थी इस बार की? रूरल वुमेन कन्फ्रंट द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। ठीक है, रूरल वुमेन कन्फ्रंट द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ये इस बार की थीम थी इसकी। 15 अक्टूबर को ही हम लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी मनाते हैं और कोविड के बाद से ये डे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, हैंड वॉश करना कितना ज़रूरी है, उसमें कितने जर्म्स को हम अपने अंदर जाने से बचा सकते हैं खुद को, वो सब ये इम्पोर्टेंस है इस दिन की। और थीम क्या है? यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन, यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। 15 अक्टूबर को एक और दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, वो है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है हम APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं। ठीक है, ये हमारे 11th प्रेसिडेंट थे। जब कोई हम ऐसा डे वगैरह करते हैं ना, तो अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाने लगे हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो वो 11th प्रेसिडेंट थे। 2002 से लेकर 2007 तक उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व किया था। उसके बाद उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनका पूरा नाम क्या था? अवुल पाकिर जैनुलब्दीन, ठीक है, अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम था, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड फूड डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड फूड डे, फूड की क्या इंपॉर्टेंस है, फूड को कैसे हम लोग वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं जिनको फूड की शॉर्टेज की वजह से मतलब माल न्यूट्रिशन रहते हैं वो लोग, वो सब चीज़ें इस दिन के थ्रू बताई जाती हैं। और थीम क्या थी इस बार की? लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, 17 अक्टूबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी हटाने के लिए जो दिन है, इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाने के लिए, इराडिकेट करने के लिए अपनी सोसाइटी में से, तो वो ये दिन है। उसके लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्या कितना इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी को हटाना, वो सब चीज़ें इसके लिए इस दिन की इम्पोर्टेंस है। और थीम क्या इस बार की? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, मतलब जितने पुअर पीपल हैं उनके लिए भी डिग्निटी मिलनी चाहिए उनको भी। ठीक है, तो वो इसका मेन पर्पज़ है। और अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप या गेम जिसको कहते हैं, उसने साइन किया एक MOU विद NRLM टू एनेबल फाइनेंशियल एक्सेस फॉर। अब एक MOU साइन हुआ है NRLM और गेम के बीच में, तो ये फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करवाने के लिए ये MOU साइन हुआ है। किसको ये फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ठीक है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए फाइनेंशियल एक्सेस, उनको फाइनेंशियली स्टेबल बनाया जाएगा, या उनको फाइनेंशियली अगर कोई लोन्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा इस MOU के थ्रू। ठीक है, और इसके पॉइंट्स देखते हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप या गेम साइंड इन MOU विद डे NRLM। NRLM तो आपको पता ही होगा, डे भी पता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना। और NRLM क्या हो गया? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसने और गेम ने मिलके एक MOU साइन किया है, ताकि विमेन जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो मतलब बिज़नेस वगैरह में काम करती हैं, बिज़नेस वगैरह में जिनका डीलिंग है, उनको फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करवाना, मतलब उनको फाइनेंशियली स्टेबल बनाना एक तरह से, या उनको फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प प्रोवाइड करवाना, वो इस MOU का मेन पर्पज़ है। इसके अंडर 10 लाख विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी ग्रोथ को मतलब सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और कितने साल का पीरियड है? 3 years तक के पीरियड में ये जो प्रोसेस है ये आने वाली है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टनरशिप इज़ टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेन विद सखीज फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हु कैन हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो वित्त सखीज़ होती हैं ना, वित्त सखीज़ मतलब जो फाइनेंशियल हेल्प करेंगी लेडीज़ को ही, ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो ये लेडीज़ जो हैं, वित्त सखीज़ जो हैं, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस स्प्रेड करवाने वाली विमेन होती हैं, या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं हम इनके थ्रू। तो ये जो है वो हेल्प करेंगी और आइडेंटिफाई करके ट्रेन करेंगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जिनको मतलब ज़रूरत होगी। ठीक है, विद सखीज विल एजुकेट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अबाउट गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑन बोर्ड देम
ऑन टू डिजिटल टूल्स फॉर बिल्डिंग देयर एंटरप्राइज। अभी पता है क्या होता है, ये वाले में क्या है ना कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर करवाने वाला क्या होता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स चलाती भी है जो सबको नहीं पता होती, और यूजुअली उन्हीं को नहीं पता होती जिनके लिए वो स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो उन स्कीम्स के बारे में अवेयर करवाना, और जिन लोगों को के लिए वो एक्चुअली स्कीम बनी है उन तक वो बेनिफिट पहुंच सके, वो इसका मेन पर्पज़ रहेगा यहाँ पे वित्त सखीज का। ठीक है, तो वो जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी उनको आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर करवाएंगी, और ताकि वो उनको वहाँ से हेल्प मिल सके। ठीक है, और NRLM जो है वो क्या करता है, वो एम करता है टू एलिवेट रूरल पॉवर्टी। रूरल एरियाज़ में, गाँव वगैरह के इलाकों में पॉवर्टी को हटाने के लिए ये काम करता है, और टू क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, जीविका के लिए आपकी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिले रूरल पीपल को, उनके लिए ये काम करता है NRLM। ठीक है, रूरल एरिया में जितने पुअर पीपल हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी हैज़ बीन ऑनर्ड एज ग्रैंड विनर ऑफ AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अवार्ड है ग्रैंड विनर ऑफ AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, ये किसको मिला है? हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद की जो सिटी है उसको ये अवार्ड मिला है। द सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना में जो है हैज़ बीन ऑनर्ड एज द ग्रैंड विनर ऑफ AIPH। AIPH क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द इनॉग्रल AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स। अब ये जो है आपका इनॉग्रल से क्या मतलब हुआ कि ये पहली बार ये वाले अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, और ये इनॉग्रल अवार्ड है, पहला अवार्ड है। ये किसको मिला है? ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को। ठीक है, 2022 में ये पहली एडिशन है इसकी। फॉर इट्स इनिशिएटिव टाइटल ग्रीन गारलैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। अब किसके लिए मिला है ये भी है कि क्या इनका एक इन्होंने स्टेप उठाया था जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया था जो क्या था, जिसका क्या नाम था? ग्रीन गारलैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ग्रीन सिटी अवार्ड। हैदराबाद ऑल्सो वॉन द अवार्ड अंडर द लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी। एक और कैटेगरी के अंडर भी हैदराबाद को अवार्ड मिला है। वो कैटेगरी कौन सी है? लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इस कैटेगरी के अंडर भी हैदराबाद को इसमें अवार्ड मिला है। और AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 एडिशंस आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन सिटी अवार्ड्स। कहाँ पर हुई हैं ये? साउथ कोरिया में हुई हैं। ठीक है, साउथ कोरिया में ये अवार्ड्स, इसकी जो सेरेमनी थी वो हुई थी, और इसमें हैदराबाद को ये 2 अवार्ड्स मिले हैं। ये आपको याद रखना है, वेन्यू भी इम्पॉर्टेंट है तो वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च दी माँ भारती के सपूत या MBKS वेबसाइट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है? माँ भारती के सपूत। ठीक है, तो ये वेबसाइट किसने लॉन्च की है? राजनाथ सिंह ने लॉन्च की है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। किसके लिए ये वेबसाइट? जितने भी आर्मी के किसी भी वॉर वगैरह में जो लोग शहीद होते हैं उनको फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करवाने के लिए, थोड़ा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। इसको पढ़ते हैं। राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च दी माँ भारती का सपूत वेबसाइट ड्यूरिंग एन इवेंट एट द नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। कहाँ लॉन्च हुआ ये पता होना चाहिए। नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर ये लॉन्च हुआ है। It will enable citizens to contribute to the Armed Forces Battle Casualties Welfare Fund। एक फंड बनाया गया है जिसमें हमारी जो ट्राई फोर्सेस हैं उनमें जितने भी लोग किसी भी वॉर वगैरह में शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनकी फैमिलीज़ वगैरह को सपोर्ट करने के लिए एक फ़ंड बनाया गया है। तो जो भी जनता है, जो भी आम जनता है जो कंट्रीब्यूट करना चाहती है उस फंड को, वो इस वेबसाइट के थ्रू इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकेगी। ठीक है, ताकि उनको और हेल्प मिल सके। और इस वाले एक इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है इसका गुडविल एम्बेसडर। ये आपको याद रखना है। इसमें से मेन पॉइंट्स ही लिया हमने। नेक्स्ट है दी 36th नेशनल गेम्स वर हेल्ड इन विच स्टेट। हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है। अब ये गेम्स जो हैं वो हो गई हैं, कंडक्ट हो रही हैं, तो इस वजह से अब हमने इसको एक बार दोबारा डिस्कस किया है। 36th नेशनल गेम्स 7 साल के इंटरवल के बाद हुई हैं। कहाँ पर हुई हैं? पहली बार गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में ये जो गेम्स हैं पहली बार कंडक्ट हुई हैं। मतलब गुजरात की वैसे 6 डिफरेंट सिटीज़ में हुई थी, तो गुजरात इसका आंसर बनेगा। और 7 ईयर्स के इंटरवल के बाद ये गेम्स दोबारा कंडक्ट की गई हैं। ठीक है, तो आगे फर्स्ट लाइन में आपको वही बताया गया कब से हुई थी ये। 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये गेम्स चली थी।
दीज वर डिक्लेयर्ड ओपन बाय दी, अच्छा ये जो गेम्स थी ये ओपन थी, मतलब कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसी ये गेम्स मोदी जी ने ओपन इसको डिक्लेयर कर दिया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द गेम्स वर हेल्ड इन द स्टेट, पहली बार ये जो गेम्स हैं वो गुजरात में कंडक्ट की गई हैं, ठीक है। इसमें द सर्विसेज टीम्स अंडर द एजेस ऑफ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की सर्विसेज टीम जो है इसमें जीती हैं, ठीक है। उन्होंने इसमें 61 गोल्ड मेडल्स, 35 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत के इस जो चैम्पियनशिप है, ये जो नेशनल गेम्स है, इनको जीता है, ठीक है। और ये 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम है, मतलब चौथी बार ये लगातार इसको जीते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है बस, सर्विसेज टीम्स अंडर द एजेस ऑफ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, स्पोर्ट्स दैट मेड द डेब्यू। अच्छा, अब हमेशा जब भी कोई भी ऐसे नेशनल गेम्स वगैरह हो रही होती हैं, उसमें अगर कोई भी गेम पहली बार इंक्लूड की गई होती है तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें भी कुछ ऐसी गेम्स थी, कौन कौन सी थी वो, एक मलखम्ब, एक योगासना, एक स्केट बोर्डिंग, गोल्फ एंड सॉफ्ट टेनिस, ये 4-5 गेम्स थी जो इस बार पहली बार इस वाली नेशनल गेम्स में इंक्लूड की गई थी। और इसी में पूजा पटेल एक गुजरात की लेडी हैं, उन्होंने फर्स्ट एथलीट बनी है वो टू विन गोल्ड इन योगासना। योगासना फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ है ना, तो योगासना में ही गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं पूजा पटेल, जो कि गुजरात से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुजरात के ही एक 10 ईयर ओल्ड शौर्यजीत खैरे हैं। अब ये आपको इजी रह जाएगा याद करना कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात में ही हुई थी ये गेम्स और गुजरात के ही हैं ये दोनों, ठीक है। पूजा पटेल भी गुजरात की हैं और शौर्यजीत खैरे ये भी गुजरात के ही हैं। तो ये एक 10 ईयर ओल्ड बॉय हैं जिन्होंने मलखम्ब में आपका पोल मलखम्ब में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये यंगेस्ट बन गए हैं, इतना यंगेस्ट मेडलिस्ट बन गए हैं ये इस अचीवमेंट को पाने वाले, ठीक है। तो पोल मलखम्ब इनकी गेम थी और पूजा पटेल की क्या थी, योगासना, ये याद रखना है, ये इसमें कुछ मेन पॉइंट्स यही थे। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट ने एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला दी है, तो कौन सी स्टेट है वो है आपकी नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के जो सीएम हैं नेफी रियो, उन्होंने लॉन्च की है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि नाम क्या रखा गया इस स्कीम का, सीएम्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। सीएम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एट कहाँ पे, कोहिमा नागालैंड में ये स्कीम लॉन्च की गई है। अंडर द स्कीम नागालैंड गवर्नमेंट विल स्पेंड ओवर 69 करोड़ रुपीज़ as premium for the first year of the scheme and has signed an agreement with the Oriental Insurance Company Limited for taking up the insurance partner। मतलब कि इंश्योरेंस पार्टनर कौन बन रहे हैं इस स्कीम में इनके, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये थोड़ा याद रख लेना। और पहली बार इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया इसमें, फर्स्ट ईयर के लिए इनकी इन्वेस्टमेंट रहने वाली 69 करोड़ रुपीज़ तक। मेन आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम चली है, तो नागालैंड की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। नागालैंड के सीएम कौन है, नेफी रियो, इन्होंने इसको लॉन्च किया है कोहिमा नागालैंड में, ठीक है। और द मेन एम ऑफ द स्कीम इज़ टू सपोर्ट हेल्थ एक्सपेंसेस फेस्ड बाय द पीपल एंड ऑल्सो टू इंश्योर बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए और इंश्योरेंस वगैरह से जितना भी सपोर्ट मिल सकता है किसी भी इंसान को अपनी हेल्थ वगैरह के लिए, इंश्योरेंस के लिए, तो वो इसका मेन पर्पज़ है कि वो सबको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का लाभ उठा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई है, उसमें हमसे पूछा है कि टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर कौन सी स्टेट को मिला है। टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर ये मिला है आपका आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश को एक और कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय NSO या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आंध्र प्रदेश emerged as the top performer in agriculture and allied gross value output। allied gross value output मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप भी इधर से आई है और टॉप परफॉर्मर भी एग्रीकल्चर में आंध्र प्रदेश ही रहा है, ठीक है। टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर आंध्र प्रदेश को मिला है। द रिपोर्ट फोकसेस ऑन द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर। अब ये है मतलब अवार्ड का नाम है टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर के साथ साथ ये फिशरीज़ के डिपार्टमेंट में भी, फिशरी सेक्टर में भी और फॉरेस्ट्री वगैरह में भी जिस स्टेट ने बेस्ट परफॉर्म किया उसको अवार्ड मिला है, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश को अवार्ड मिला है। टॉप 5 स्टेट्स देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं। आंध्र प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़ और फिर तमिलनाडु।
ये इसमें टॉप 5 स्टेट्स रही हैं। सिर्फ एक बार नाम देख लेना और फर्स्ट सेकंड याद रख लेना। आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश इसमें फॉलो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंडिया की क्या रैंक है इस बार के जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसमें, ठीक है। तो उसमें इंडिया की रैंक हो गई है 107th रैंक पे है इंडिया। रैंक्स में ना हम हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं। इंडिया की रैंक्स वैसे भी 100 अबव काफ़ी इंडेक्सेस में आ गई है, तो फिर हम ये ध्यान रखेंगे कि कौन से वाले इंडेक्स में कौन कौन सी रैंक्स हैं। 107th है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। द 15th ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी वो रिलीज कर दी गई है और इसमें इंडिया पिछली बार के हिसाब से 6 प्लेसेस नीचे गिरा है, ठीक है। 107th आया है इंडिया इस बार आउट ऑफ 121 कंट्रीज। टोटल 121 कंट्रीज जो थी उनका ये सर्वे था और उसमें इंडिया जो है वो 107th रैंक पे है विद अ स्कोर ऑफ 29.1। द लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया इज़ रेटेड एज सीरियस। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है स्पेशली बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स में कि लेवल क्या थी, सीरियस थी, ज़्यादा सीरियस नहीं थी, वो वाली ऐसे से ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। तो सीरियस इनको रेट किया गया है। 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो 101 थी, ठीक है। तब 116 कंट्रीज़ का सर्वे था, उसमें इंडिया 101 रैंक थी उसकी, और 2020 में इससे बेटर थी, 94th रैंक थी, और अब जो है 107th रैंक हो गई है। साउथ एशिया इज़ द रीजन विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हंगर लेवल। पूरे साउथ एशिया में वर्ल्ड की हाईएस्ट हंगर लेवल है, ठीक है। मतलब यहाँ हालात बहुत बुरे हैं। और चाइल्ड स्टंटिंग रेट या हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट भी पूरी दुनिया का साउथ एशिया में ही है। इन एशिया अफगानिस्तान विद रैंक ऑफ 109 इज़ द ओनली कंट्री बिहाइंड इंडिया। इंडिया मतलब पूरे एशिया में सेकंड लास्ट नंबर पे हंगर इंडेक्स के मामले में, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो भूखे रहते हैं, ठीक है। तो और मतलब पूरे एशिया में देखें तो अफ़गानिस्तान में है सबसे ज़्यादा भूखे, तो पर सेकंड लास्ट पे क्या है इंडिया। इंडिया के पीछे अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान भी इसमें इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंडिया, तो याद रखना। इंडियाज़ इनिशिएटिव्स टू इराडिकेट हंगर माल न्यूट्रिशन कौन कौन से। अब देखो जब हम ये वाली बात डिस्कस कर रहे हैं ना कि इंडिया की क्या रैंक है क्या नहीं है, तो आपसे ना इनडायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडिया के क्या क्या स्टेप्स हैं, या फॉलोइंग में से किसी एक स्कीम का नाम दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये स्कीम क्या इसका पर्पज़ है, किस लिए इम्प्लीमेंट की गई है। तो जो कुछ इनिशिएटिव इंडिया ने लिए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने लिए हैं टू इराडिकेट हंगर या माल न्यूट्रिशन, वो कौन कौन से हैं। स्कीम्स देखेंगे बस हम एक बार। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो अब एक्सटेंड भी कर दी गई है ना, दिसंबर ऑफ दिस ईयर तक ये एक्सटेंड भी कर दी गई है फ़िलहाल के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इसी का ही काम करती है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी इसी के लिए काम करती है। पोषण जो मूवमेंट है, स्कीम है पूरी, वो भी इसी के लिए काम करती है। एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये भी इसी के लिए काम करती है। फूड फोर्टिफिकेशन या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में भी इसी के लिए काम किया गया है। मिशन इंद्रधनुष भी यही काम करता है, जो भी आपके माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, ये स्पेशली बच्चों पे फोकस था उसके लिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ये भी इसी के काम करती है। मतलब ये टू इराडिकेट हंगर को इराडिकेट किया जा सके, वो उसके लिए ये वाली सारी स्कीम्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल बाय अबाउट। अब ये जो नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिया बिकॉज अभी लास्ट एक रीसेंट पेपर में हमने ये नोट किया था कि ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको लिया है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ हुआ है 2022 वाला, उसमें इंडिया में ये बताया गया है कि पहले के हिसाब से जो इंडिया में पुअर पीपल हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी जो संख्या है वो कम हो गई है। कितनी कम हुई है ये पूछा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 415 मिलियन जो है कम हुई है गरीब लोगों की जो संख्या है इंडिया में। कितने सालों के बीच में कम हुई है ये? 2005 से 6 का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन 10-15 सालों में, इन 15 सालों के गैप में ये जो संख्या है ये कम हुई है। 415 मिलियन लोग जो गरीब थे अब नहीं हैं गरीब, ठीक है। ये फर्स्ट वाले में आपका यही है। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। अनपैकिंग डेप्रिवेशन पैकेजेस टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये रिपोर्ट का टाइटल है। द रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन इंडियाज़ 2020 पॉपुलेशन डाटा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन से पॉपुलेशन डाटा पे, तो 2020 का जो पॉपुलेशन डाटा था उसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को बनाया गया। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड द UNDP,
ठीक है, UNDP एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए उसके लिए ही है, ठीक है। मेन आपको ये याद रखना है कि 415 मिलियन गरीब लोग अब कम हो गए हैं इंडिया में 2005-06 के हिसाब से, पिछले 15 सालों में, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा इतना ड्रास्टिक चेंज आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये ध्यान रखना है कि 50th पूछा है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये हमने पढ़ा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हुए हैं, है ना, उसके बाद हम ये दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा चेंज हो गए हैं। इससे पहले कौन बने थे, 49th बने थे उदय उमेश ललित। और ऑप्शन में आपको एग्जाम में भी ऐसे करेंगे कि वहाँ पर भी आपको ऑप्शन में देंगे ये उदय उमेश ललित का भी देंगे। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया खुद को न्यूज़ से कि अब वो 49th थे, उनका बहुत ही 64 या 65 डेज़ का उनका कुछ टेन्योर रहा है इसमें, उसके बाद वो फिर रिटायर हो गए हैं और अब बन गए हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है। DY चंद्रचूड़ बन गए हैं हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका 2 या 3 साल का टेन्योर है, अभी 2 साल का टेन्योर है इनका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना 2024 तक है शायद इनका टेन्योर, ठीक है। और ये भी जजेस अपॉइंट हुए हैं, तो अगर आपको याद हो ये वाले शायद ये आपके लद्दाख वाले हाई कोर्ट के हैं, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले के, और ये शायद पंजाब के हैं, आई एम नॉट रॉन्ग। ये पहले लद्दाख के थे, पंजाब के, मतलब ये भी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स ही हैं। तो वो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स में ही आपको कंफ्यूज करते हैं कि आपने पढ़े हुए होंगे वो, पर आपको लग रहा होगा कि शायद ये इसका आंसर है। उदय उमेश ललित 49th थे, अब 50th DY चंद्रचूड़ हैं, कंफ्यूज मत होना। तो DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये एक जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहले, और अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कब से, 9 नवंबर से इनका जो कार्यकाल है वो शुरू होगा। ही विल सक्सीड द करंट CJI जस्टिस उदय उमेश ललित, 49th CJI थे। ये 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे एट द एज ऑफ 60। अब जैसे जो क्राइटेरिया होता है ना कि 65 तक की एज या फिर इतने साल का कुछ टेन्योर होता है, अगर वो उनमें से जो भी पहले आ जाता है उस पर आप रिटायर हो जाते हो, तो इनका 65 एज हो गई, इस वजह से इनको रिटायर कर दिया। और इनका सिर्फ 74 डेज़ का टेन्योर था, ठीक है। सिर्फ 74 डेज़ के लिए ये चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के। उसके बाद अब DY चंद्रचूड़ बन गए। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किसके अंडर किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 124 है उसमें क्लॉज 2 के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है DY चंद्रचूड़ को एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस इन सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, जो सारा पेंशन डिपार्टमेंट वगैरह भी इन्हीं के पास है, तो वो उन्होंने लॉन्च किया एक सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल, ठीक है। किसके साथ कोलैबोरेट करके किया है, किस बैंक के साथ कोलैबोरेट करके किया है, SBI के साथ, ठीक है। SBI के साथ कोलैबोरेट किया है इन्होंने इसके लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए SBI के साथ कोलैबोरेट किया है, बाकी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और भी बैंक्स हैं, ठीक है। जितेंद्र सिंह लॉन्च दी सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल एम्ड एट ईज ऑफ लिविंग फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी पेंशनर्स होंगे, जितने भी लोग पेंशन लेते हैं, उनको थोड़ी और ईज़ ऑफ लिविंग हो सके, मतलब उनको अपनी पेंशन वगैरह ईजिली मिल सके और उसमें कोई उनको ज़्यादा झंझट ना देखने पड़े, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। द पोर्टल वॉज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो पोर्टल है उसकी डेवलपमेंट में SBI साथ दे रहा है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट में SBI साथ दे रहा है, अदरवाइज और भी बैंक्स हैं जो इसके मतलब पार्टनर्स रहेंगे पेंशन के लिए। SBI will become the first pension disbursing bank which has integrated its portal with the portal of Department of Pension and Pensioners Welfare। इसमें मेन सिर्फ इतना ही है कि SBI पहला ऐसा बैंक बना है जिन्होंने अपने पोर्टल को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स वाले पोर्टल के साथ एक तरह से इंटीग्रेट किया है, लॉन्च किया है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अकॉर्डिंग टू द 2022 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। एक और इंडेक्स आया है, कौन सा, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 का। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की क्या रैंक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया 41st रैंक पे है, ठीक है। 41st रैंक है इसमें इंडिया की। इंडियाज़ रिटायरमेंट सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड मार्जिनली फ्रॉम 2021 रिवील्ड दी लिस्ट। मतलब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग या इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जो
रिटायरमेंट का सिस्टम है या उसमें पेंशनर्स को कितना ध्यान में रख के सारे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले साल के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, इस साल का ये जो इंडेक्स है, इंडिया की जो रैंक है वो 41st है, बट आउट ऑफ 44 कंट्रीज़ है। नॉट सो गुड, बट 41st आई है इंडिया इसमें, एज़ कम्पेयर टू 40th पोजीशन आउट ऑफ 43 कंट्रीज़। पिछले साल 40th पोजीशन थी 43 कंट्रीज़ में से, इस बार 41st पोजीशन है 44 कंट्रीज़ में से। इंडिया हैड एन ओवरऑल इंडिकेटर वैल्यू ऑफ 44.4 अप फ्रॉम 43.3। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेन आप देखोगे गैप तो यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पे भी ये 3 ही कंट्रीज से आ गया है, बट यहाँ पर भी वैसा ही है। बट इसमें क्या हुआ है कि पिछले साल जो इसका वो था इंडिकेटर वैल्यू थी वो सिर्फ 43.3 थी, इस बार ये इम्प्रूव हुई है 44.4 हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से इस बार के जो रैंक है उसको थोड़ा बेटर देखा जा रहा है पिछली बार के हिसाब से। हाउएवर पिछले साल के हिसाब से पोजीशन तो कम है, ठीक है। और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। आइसलैंड ने इस लिस्ट में टॉप किया है, ठीक है। कि और सेकंड पे कौन है? नीदरलैंड्स, थर्ड पे थाईलैंड, ठीक है। नहीं, थाईलैंड एक्चुअली लास्ट है, वाइल थाईलैंड रैंक लास्ट, थाईलैंड लास्ट है। फर्स्ट पे आइसलैंड है, थाईलैंड लास्ट पे है, इंडिया जो है वो 41st पोजीशन पे है, ठीक है। और इस स्टडी में पहली बार पोर्टुगल भी इंक्लूड किया गया, तो पोर्टुगल इस स्टडी में नई एडिशन थी। ये जस्ट इन केस पूछ लिया था, आपको पता होना चाहिए। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं अपने। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइंस MOU विद IIT पटना फॉर इनोवेशन इन हाईवे कंस्ट्रक्शन। हाईवे कंस्ट्रक्शन में इनोवेशन को और ज़्यादा लाने के लिए IIT पटना ने नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया है। मतलब सिर्फ ये कि नेशनल हाईवेज़ के लिए IIT पटना ने एक MOU साइन किया है, ठीक है। सिर्फ IIT इंक्लूडेड था, इसलिए इस वाले पॉइंट को लिया है। IIT पटना ने हाईवेज़ के लिए एक MOU साइन किया है, ठीक है। इंडियन आर्मी साइंस MOU विद 11 बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स। ये आपको याद रखना है। आप अग्निवीर जितने भी लोग होंगे उनके जो सैलरी अकाउंट्स होंगे उनको मैनेज करने के लिए इंडियन आर्मी ने 11 बैंक्स के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें SBI, PNB, एक्सिस बैंक, आपका IDFC फर्स्ट बैंक, वो सब बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। बंधन बैंक रोप्स इन सौरव गांगुली एज ब्रांड एम्बेसडर। बंधन बैंक ने सौरव गांगुली जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, जो अभी तक BCCI के प्रेसिडेंट थे, बट अब ये रिटायर हो जाएंगे। इनको वो कर लिया है, सक्सीड कर लिया है। अभी हम पढ़ेंगे कि किसने सक्सीड किया है, ठीक है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरव गांगुली। एक्टर रॉबी कॉल्ट्रेन, जो हैरी पॉटर में हैग्रिड का रोल जिन्होंने निभाया था, उनकी डेथ हो गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबी कॉल्ट्रेन जिनकी भी डेथ हुई है वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो वो एक्टिंग की फील्ड से बिलोंग करते थे, ठीक है। हैरी पॉटर में हैग्रिड का उन्होंने रोल निभाया था। PM Narendra Modi dedicates 75 digital banking units to nation to ensure the benefits of digital banking reach every corner of India. PM मोदी जो हैं उन्होंने I'm so sorry, उन्होंने 75 नई डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं, ताकि डिजिटल इंडिया हर कोने तक पहुंच सके, ठीक है, या डिजिटल बैंकिंग। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपॉइंट्स दीपेंद्र सिंह राठौर एज इंटरिम CEO फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ सतीश गुप्ता। इसको सिर्फ इसलिए याद रखना है कि अगर इन केस आपका एग्ज़ाम आ जाता है बीच में और तब तक इनके जो प्रॉपर CEO हैं वो अपॉइंट नहीं हुए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उन्होंने इंटरिम मतलब कि कुछ समय के लिए, कुछ टर्म के लिए दीपेंद्र सिंह राठौर को अपना CEO बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है नितिन गडकरी अनवील्ड जापानीज कार मेकर टोयोटाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल या FFV SHEV इन इंडिया। अब हमने ये पढ़ा था कि ब्राज़ील की टेक्नोलॉजी से एक यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल वाली एक कार जो है वो लॉन्च होने वाली है। तो वो कार को नितिन गडकरी जी ने पायलट प्रोजेक्ट जो है उसका स्टार्ट कर दिया है। ये जो कार है ये 100% इथेनॉल पे चलने वाली है, ठीक है, 100% इथेनॉल पे चलने वाली है ये कार। तो टोयोटा कोरोला ऑल्टिस FFV SHEV ये इसका नाम है, और ये जो है वो टोयोटा ब्राज़ील से इंपोर्ट की गई है, ठीक है। तो ये जस्ट एक नया स्टेप था, या एक नई चीज़ थी, इसके लिए आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इथेनॉल है, अगेन ग्रीन एनर्जी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एक स्टेप है, तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया विंस विमेंस एशिया कप 2022 डिफीटिंग श्रीलंका। इंडिया वॉन देयर 7th एशिया कप।
इंडिया की जो विमेन क्रिकेट टीम थी, उन्होंने विमेंस एशिया कप जो है 2022 का वो जीत लिया है। किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के। बस इसमें इतना याद रख लेना। एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट है आपका कतर फॉर द थर्ड टाइम होस्ट 2023 AFC एशियन कप। कतर ने थर्ड टाइम AFC वाला जो एशियन कप होता है, आपको फुटबॉल वाला कप होता है ये एक, तो ये इन्होंने होस्ट किया है फॉर द थर्ड टाइम। और इंडिया और सऊदी अरेबिया को अगली जो 2027 में AFC एशियन कप होने वाला है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि हो सकता है कि ये इसको होस्ट करेंगे। ठीक है, 2027 का AFC एशियन कप। नेक्स्ट है आपका PM inaugurates PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 at Indian Agriculture Research Institute, न्यू दिल्ली। The PM also launched प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ये हमने पढ़ा था ना कि ऐसी एक योजना आने वाली है जिसमें मतलब पूरे इंडिया में एक ही नाम का, भारत के नाम से ही एक फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किया जाएगा, अलग अलग फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे। तो वो कहाँ पर लॉन्च हुए हैं? PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में। ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखना कि ये जो आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना है, उर्वरक फर्टिलाइजर्स को ही बोलते हैं, तो वो जो योजना है उसके अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम जो है वो न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई है। ठीक है, और PM मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा स्लाइड आ गया इसमें बीच में, मध्य प्रदेश का वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया एक नया टाइगर रिजर्व। मैं इसको अगले वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा स्लाइड की वजह से प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ था इसमें, इस वाले को हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अगला आपका कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने KBL सेंटेनरी डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। ये एक अपनी तरह की स्कीम है जिसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ ही समय की स्कीम है। 555 डेज़ की इसकी टर्म रहने वाली है और 7.6% इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट है। 7.2 या 7.2 समथिंग इसमें जो नॉर्मल कस्टमर्स रहेंगे बैंक के उनके लिए। ठीक है, तो बस KBL या फिर सेंटेनरी डिपॉजिट जो स्कीम रहेगी ना, वो कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने किया है लॉन्च, इतना याद रख लेना। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक MOU साइन किया है या पार्टनर किया है टू एनहांस क्रेडिट एक्सेस टू लार्जर कस्टमर बेस। सिर्फ इतना कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उन्होंने महिंद्रा की एक सब्सिडरी है उसके साथ पार्टनर किया है ताकि जो क्रेडिट एक्सेस है वो उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर बेस है उस तक पहुंचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब कि इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज IPPB के थ्रू बढ़ सकें उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्ड विद गपशप, अ लीडर इन कॉन्वर्सेशनल एंगेजमेंट टू एनहांस इट्स इंश्योरेंस बाइंग ऑप्शन ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस जो है उसने वैसे भी पहला लॉन्च किया था अपना व्हाट्सएप चैट बॉट जो 2020 में लॉन्च हुआ है ना, 2020 में लॉन्च हुआ था फॉर बाइंग इट्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन व्हाट्सएप। मतलब SBI अकेला ऐसा बैंक था जिसमें अपनी सब्सिडरी जो है इसकी SBI जनरल इंश्योरेंस, उसके अंडर 2020 में इन्होंने एक व्हाट्सएप चैट बॉट इंट्रोड्यूस किया था जिसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू भी परचेज कर सकते थे। ठीक है, तो उसी के ही लिए, उसी को थोड़ा और बढ़ाने के लिए एक गपशप नाम के प्लेटफॉर्म के साथ SBI जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है ताकि वो अपने इंश्योरेंस को और ज़्यादा लोगों तक बेच सकें व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंकन ऑथर शेहन करुणातिलका हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बुकर प्राइज 2022 फॉर हिज सेकेंड नॉवेल टाइटल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीदा। ठीक है, अब ये क्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि श्रीलंका के एक ऑथर हैं शेहान करुणातिलका, इनको बुकर प्राइज़ मिला है 2022 का। अब कंफ्यूज मत होना, बुकर प्राइज़ इनको मिला है जो श्रीलंका के हैं शेहान करुणातिलका। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो इंडिया की उनको मिला है गीतांजलि श्री को। किसके लिए? रेत समाधि वाली नॉवल के लिए, जिसको ट्रांसलेट किसने किया है? डेजी डॉकवेल ने किया है ट्रांसलेट। ठीक है, और जो इंग्लिश है उसमें क्या नाम है उसका, उस वाली बुक का, रेत समाधि का, टूम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो वो याद रखना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ गीतांजलि श्री को मिला है और जो बुकर प्राइज़ है 2022 का वो श्रीलंका के इन ऑथर को मिला है शेहान करुणातिलका को। अब अगर इस बुक की बात करें तो ये जो बुक है ये इनके वॉर फोटोग्राफर थे ये माली अल्मीदा, इन पे लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये वॉर फोटोग्राफर थे, इनकी डेथ हो गई थी तो इनके ऊपर लिखी गई है ये बुक, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो थोड़ा इसका बेसिक भी हमारे को पता होना चाहिए कि क्या किस लिए बुक लिखी गई थी।
ठीक है, श्रीलंका के ऑथर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रियल मैड्रिड्स करीम बेंजेमा वॉन दी 66th बैलन डियोर 2022 वाला जो अवार्ड है, और एलेक्सिया पुतेलस को विमेंस बैलन डियोर का अवार्ड मिला है। ये फुटबॉल का काफ़ी हाईएस्ट रैंक का अवार्ड होता है, तो 66th बैलन डियोर था ये। करीम बेंजेमा को मिला है मेंस वाला, और विमेंस में किसको मिला है, एलेक्सिया पुतेलस को। नेक्स्ट है अदानी ग्रुप अपॉइंट्स अरुण बंसल एज CEO ऑफ अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। इसको सिर्फ ये वन लाइनर्स ऐसे ही हैं कि आपको बस पता होना चाहिए बेसिक सा। एक्स इन्फोसिस के प्रेसिडेंट थे, अभी हमने कवर नहीं किया था ना ये वाला, थोड़े टाइम पहले ही रवि कुमार जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ये इन्फोसिस के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। अब इनको कहाँ अपॉइंट कर दिया गया है, कॉग्निजेंट जो एक जाइंट है उसके प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। ये कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है, तो वहाँ जो कॉग्निजेंट अमेरिका होगी उसके प्रेसिडेंट बने, सिर्फ अमेरिका वाली ब्रांच के। नेक्स्ट है रॉजर बिनी जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है नया प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। इन्होंने ही सौरव गांगुली को रिप्लेस किया, अभी हम पढ़ रहे थे ना। रॉजर बिनी ये भी इंडियन क्रिकेटर ही हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, तो ये फर्स्ट ऐसे भी प्लेयर बन गए या फर्स्ट ऐसे पर्सन भी बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, और वो BCCI के प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। 36th प्रेसिडेंट बने हैं ये बाय रिप्लेसिंग सौरव गांगुली, ये याद रखना आपको। रॉजर बिनी नए BCCI के प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट है अल्फ क्रिस्टर्सन हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, अल्फ क्रिस्टर्सन, अल्फ क्रिस्टर्सन। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, मैग्डलेना एंडरसन को, मैग्डलेना एंडरसन को रिप्लेस किया है जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी स्वीडन की, ठीक है। नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन संगरूर पंजाब। ये हमने पढ़ा था कि ये सेटअप होने जा रहा है संगरूर पंजाब में, अब ये लॉन्च हो गया है, इनॉग्रेट कर दिया है इसको हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस वाला प्लांट रहने वाला है, और ये कहाँ पर, संगरूर पंजाब में इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये स्पेशली पंजाब वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू ओक्लाज स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सितंबर 2022 वाली जो एडिशन है ओक्ला की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो जो मोबाइल स्पीड वगैरह होती है, इंटरनेट स्पीड होती है, उसमें उसकी रैंक जो है 118 हो गई है 117 से, ठीक है, ये याद रख लेना। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो नए कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये 98th प्रेसिडेंट बने हैं, और रिप्लेस किसको किया है इन्होंने, सोनिया गांधी को, ठीक है। सोनिया गांधी को रिप्लेस करके मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए हैं, 98th प्रेसिडेंट, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नॉन गांधी को ही इसका प्रेसिडेंट बना है कांग्रेस का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे आप नाम याद रखना है। नेक्स्ट है 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन मुंबई इन February 2023। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि Feb 2023 में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस होने वाली है। अब क्योंकि वर्ल्ड स्पाइस है, इंडिया का ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड का स्पाइस कांग्रेस होने वाली है मुंबई में Feb 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट है सारंग, द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया इंथ्रॉल्स आर्ट एंड म्यूजिक लवर्स इन साउथ कोरिया। इसमें से इतना याद रखना है कि साउथ कोरिया में ना एक इंडिया का फेस्टिवल होता है जिसका नाम है सारंग, ठीक है। इसमें सारा जो म्यूज़िकल या आर्ट्स वगैरह वाले लोग होते हैं वो आके अपने परफॉर्मेंसेस वगैरह देते हैं, तो सारंग फेस्टिवल साउथ कोरिया में होता है जिसमें इंडिया के कल्चर को या इंडिया का फेस्टिवल होता है, मतलब वहाँ पे, ठीक है, तो इसको याद रखना नाम। नेक्स्ट है HDFC सिक्योरिटीज़ ओपन्स फर्स्ट विमेन ओनली डिजिटल सेंटर इन बेंगलुरु। HDFC सिक्योरिटीज़ ने पहला सिर्फ विमेन स्टाफ वाला डिजिटल सेंटर बेंगलुरु में स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है अमेरिकन हिस्टोरियन बारबरा मेटकैल्फ कॉन्फर्ड सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड 2022। सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड 2022 किसको मिला है, बारबरा मेटकैल्फ को, ठीक है। और ये अवार्ड कौन देता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये अवार्ड देती है, ठीक है। तो ये मिला है बारबरा मेटकैल्फ को। और सर सैयद नेशनल अवार्ड जो है, अब ये याद रखना कि एक सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड जस्ट ऐसे ही है, वो मिला है बारबरा को, और जो नेशनल अवार्ड है वो किसको मिला है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को, ठीक है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, ये न्यू दिल्ली की ही एक फाउंडेशन है, इनको ये अवार्ड मिला है जो नेशनल वाला है। नेक्स्ट है पीपल ऑफ यूक्रेन, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनको यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा सखारोव प्राइज़ मिला है, ठीक है। सखारोव प्राइज़ मिला है पीपल ऑफ यूक्रेन और
वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको। किस लिए? यही जो रशिया ने इनको इन्वेड किया था उसमें जितना इन्होंने करेज दिखाया उसके लिए, इनको प्रोत्साहन देने के लिए ये सखारोव प्राइज़ यूरोपियन पार्लियामेंट ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है वो भी याद रखना है, क्या अवार्ड का नाम है वो भी याद रखना है, प्रेसिडेंट का नाम तो ऑब्वियसली याद रखना है। नेक्स्ट है ताजूनी, अ फन फुटबॉल लविंग पेंगुइन वॉज अनवील्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा। अब फीफा का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, विमेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 वाला, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट जो है वो रिलीज़ कर दिया है, उसका नाम है ताजूनी। ये एक पेंगुइन है, ठीक है, ताजूनी नाम का एक पेंगुइन है जो मैस्कॉट बना दिया गया है फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का, और ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने जा रहा है 2023 वाला, ठीक है। नेक्स्ट है द CII या जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उसने पार्टनर किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ टू लॉन्च प्रोजेक्ट वायु अमृत, अ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव टू मिटिगेट स्टबल बर्निंग इन संगरूर पंजाब। अब ये भी आपका पंजाब के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अदरवाइज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पंजाब में जो ये क्रॉप की स्टबल बर्निंग रहती है उसके बाद दिल्ली वगैरह तक, दिल्ली हरियाणा पंजाब यहाँ सब में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती थी, तो उसी से ही डील करने के लिए वायु अमृत नाम का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। किसने? CII ने, किसके साथ मिलके? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके, ठीक है। कहाँ पे? अगेन संगरूर पंजाब में। कंप्रेस गैस वाला भी हमने संगरूर पंजाब में देखा, और ये वाला जो वायु अमृत है ये भी संगरूर पंजाब में ही है, ओके। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। इसमें कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, और ब्राइट एकेडमी की तरफ से सबको हैप्पी दिवाली।